हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2021 के प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर सहित। ठीक, ये कक्षा 9 के लिए है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो भी वीडियो आएगी, मेरी अगली वीडियो, उसमें मैं 2 अंक के प्रश्नों के उत्तर सहित प्रश्न का वीडियो लेकर आऊँगा। देखते रहिए। फिर 3 अंक के आएँगे इसके बाद 4 अंक के क्वेश्चन देखेंगे हम, इसके बाद 5 अंक के क्वेश्चन आंसर सहित देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और पूरा वीडियो देखें, बीच में स्किप ना करें। दोस्तों के साथ में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक ज़रूर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 विषय विज्ञान के प्रश्न बैंक के आधार पर दिया गया ब्लूप्रिंट 2020-21 का, जिसमें सबसे पहले देख लेते हैं इसका कक्षा 9 ये विज्ञान विषय विज्ञान का है और पूर्णांक 80 का रहेगा, समय 3 घंटे रहेगा और प्राथमिकता के क्रम में कौन कौन से इसमें अध्याय सम्मिलित किए गए हैं, इकाई सम्मिलित की गई है। अध्याय 2 इसमें सम्मिलित किया गया है, पहले एक अध्याय इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अध्याय 2 में आप देख पाएंगे कि ये 7 अंक का है। ठीक, और 7 अंक का साथ साथ में इसमें वस्तुनिष्ठ आना है, 2 प्रश्न आएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। ठीक, इस प्रकार से कुल 2 क्वेश्चन यहाँ पर आना है। अध्याय यहाँ पर 4 परमाणु की संरचना 10 अंक का क्वेश्चन आएंगे इससे, और 2 अंक के वस्तुनिष्ठ आना है, 3 अंक का एक प्रश्न आना है और 5 अंक का एक प्रश्न आना। इस प्रकार से 2 अंक के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक, इसी प्रकार से 5 और 6 अध्याय सम्मिलित रूप से दिए गए हैं। जीवन की मौलिक इकाई एवं ऊतक, इसमें से 18 नंबर के क्वेश्चन आना है। 4 अंक के वस्तुनिष्ठ आना है, एक 2 अंक का प्रश्न आएगा, एक 3 अंक का, एक 4 अंक का और एक 5 अंक का क्वेश्चन है। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन इसमें आना है। इसके बाद है 8 और 9 अध्याय से, जिसमें कि गति, बल तथा बल गति नियम, ये 14 अंक के क्वेश्चन आना है, 14 अंक के, ये 2 मार्क्स के। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 2 अंक का 2 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे, 3 अंक का एक क्वेश्चन आएगा और 4 अंक का एक क्वेश्चन। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। 11 अध्याय जिसमें कि कार्य तथा ऊर्जा सम्मिलित है और ये 6 अंक का क्वेश्चन आएंगे इस यूनिट से, और यहाँ पर 2 वस्तुनिष्ठ होंगे और एक 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें रहेगा। टोटल एक क्वेश्चन इसमें आएगा। 13 अध्याय हम बीमार क्यों होते हैं, इसमें 6 अंक के क्वेश्चन आना है, 2 अंक के ओटी रहेंगे और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 अध्याय दिए गए हैं, 3 अध्याय परमाणु तथा अणु, ये 8 अंक का क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 2 अंक का वस्तुनिष्ठ आएगा, 2 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा और एक 4 अंक का क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन इसमें सम्मिलित है। फिर है 10 अध्याय जिसमें कि गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर है, इसमें आपके सामने इसमें छोड़ दिए गए पार्ट के बारे में बताऊंगा, भाग के बारे में बता रहा हूँ। दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आपेक्षिक घनत्व, इन सबको छोड़कर शेष क्वेश्चन इस चैप्टर से आने की संभावना है। ब्लूप्रिंट के नीचे नोट करके लिखा गया है। इसमें अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, अध्याय 7 जीवों में विविधता, अध्याय 12 और अध्याय 15 इस चैप्टर से हटा दिए गए हैं इस वर्ष के लिए। आज के वीडियो में हम यहाँ पर अभी साथ साथ में देखेंगे अध्याय 2 के विकल्प और जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है उनको देखेंगे सभी अध्यायों के। तो अध्याय 2 से देख लेते हैं। सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें दिया गया है खालिस्तान के रूप में। यह देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है, विलयन एक मिश्रण है तो इसमें आपको सामग्री भरना, फिल करना है। तो यहाँ पर इनके आंसर भी दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रवों में 25 केल्विन से कम का अंतर है तो उनके मिश्रणों को आप प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करेंगे। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है खालिस्तान, बर्फ, जल, जल वाष्प के गुण समान होते हैं तो आप इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। जल है, ये तीनों रूपों में पाया जा रहा है, ठीक ना, इनकी भौतिक अवस्था में अंतर है केवल। चौथा पॉइंट दिया गया है कोलाइडी विलयन
द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना, ये आपका टिंडल प्रवाह है, यहाँ से आप नोट करेंगे। पुष्प, पांचवा क्वेश्चन है, पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ से रंजक को पृथक करने में आश्वन विधि प्रयोग में लाई जाती है, यहाँ से आप आंसर देखेंगे इसका। ठीक है, आसुत जल, आसुत जल उसके बाद यहाँ पर विधि से प्राप्त किया जाता है, तो आश्वन विधि से प्राप्त किया जाता है आसुत जल को। 7वें क्वेश्चन पे देखते हैं, एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं, तो ये शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। और 8वें नंबर पर दिया गया है, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है, यहाँ पर आप फिल कर देंगे। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ ये तत्व कहलाएंगे। ठीक, इसके बाद है 10वें नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है, दूध एक कोलाइडी विलयन है, तो यहाँ पर आपको कोलाइडी फिल करना है। ठीक, 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ को ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया उत्पादन कहलाती है, यहाँ पर वाष्प भरेंगे। 12वें नंबर पर रेत जल के मिश्रण को विधि से पृथक करते हैं, तो वितरण विधि कहलाती है, अर्थात वितरणा विधि भी कहलाती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इसके बाद दी गई है दूसरे क्वेश्चन पर जोड़ी, तो जोड़ी में ये यहाँ पर जो दी गई जोड़ी वो आपको गलत जोड़ी दी गई है। ठीक ना, सही के सामने सही नहीं दिया है, यौगिक है तो ऑक्सीजन यौगिक नहीं है, यौगिक नहीं है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक तत्व है, तो यहाँ पर नीचे आपको इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी। देखिए, यौगिक में सिलिका आएगा और तत्व में ऑक्सीजन आएगा और मिश्रण में नमक और पानी का मिश्रण आएगा, अर्थात HCl प्लस जल का मिश्रण आएगा। तो यहाँ से आप इनकी जोड़ी भी तैयार कर सकते हैं। ये अध्याय 2 के क्वेश्चन हो गए। अब हम चलेंगे अध्याय 3 के विकल्पों की ओर। 3 यहाँ पर दिखाया गया है, परमाणु एवं अणु। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी रिक्त स्थान है, एक अंक योगी आना है। तो पहला रिक्त स्थान है, एक रासायनिक अभिक्रिया अभिकारकों उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, यह कहलाता है, तो यह एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाएगा। ठीक ना, इसके आंसर आपको नीचे मिलेंगे, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये आंसर है इसका। निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह, तो निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह कहलाएगा बहुपरमाणविक आयन, यहाँ से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। कॉपर सल्फेट का सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान से तात्पर्य इनका टोटल द्रव्यमान अणु भार कितना है, तो ये 136 ग्राम है। ये मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से निकालना रहता है, इसके लिए आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। कैल्शियम सल्फेट का अणु भार निकालना बताऊंगा, इसमें यह देख रहे हैं। तो कैल्शियम यह देखेंगे हम, तो कैल्शियम का जो परमाणु अणु भार है, सॉरी परमाणु भार है 40 है। कैल्शियम के बाद दिया गया है सल्फर, सल्फर एस का परमाणु भार यहाँ पर 32 है। ठीक, सभी जगह 32 रहेगा, कहीं भी हो। ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है यहाँ पर देखेंगे आप, ये होता है 16, एक ऑक्सीजन का 16 है 16, और यहाँ पर 4 से गुणा किया गया है इसमें, तो हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन, और यहाँ पर इसका अणुभार आ जाएगा 64। तब हम इन्हें ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 4 2 6, 4 3 7 और 6 13 मतलब 13, यह आ जाएगा 136 ग्राम। तो यहाँ पर ये 136 ग्राम इसीलिए दिया गया है, आप यहाँ पर इसे भर सकते हैं। ठीक है, फिल कर सकते हैं। इसके बाद है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आपके सामने ये लिखा है, इसे आप प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर 3 को पैरों में डाल देंगे इसकी सफिक्स में, तो ये आ जाएगा Na2, इस प्रकार से लिखना है इसे, CO3। ठीक, इस प्रकार से। यहाँ पर इसके बाद अमोनियम सल्फेट का सूत्र भी इसमें पूछा गया है, तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र ये लिखा है, तो ये आप इस प्रकार से लिखेंगे NH4, कोष्टक लगा देंगे, कोष्टक के बाद लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे SO4, ये सूत्र है। ये सारे के सारे क्वेश्चन, जो कि मैं भी विकल्प वाले क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आज बता रहा हूँ। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें 2 अंक के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, कौन कौन से चैप्टर से 2 अंक के क्वेश्चन आना है वो सबमिट करेंगे। उसके बाद फिर 3 अंक वाले क्वेश्चन, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, उसमें 4 अंक वाले, फिर 5 अंक वाले। ठीक है,
अध्याय 4 के यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वो कि वैकल्पिक क्वेश्चन ही हैं सभी। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए। पहला क्वेश्चन है कैथोड किरणों की खोज किसने की? तो ई गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की है। दूसरा क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेक्रेले ने की है। परमाणु के नाविकों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की है। और चौथे नंबर पर क्लोरीन के समिस्थानों के सूत्र लिखिए। क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है। पांचवा क्वेश्चन है निम्न परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाइए। तो सोडियम 11 की बनाना है, क्लोरीन 17 की और मैग्नीशियम 12 की। ये बनाना सरल रहेगा। आपने यदि मेरी पिछली वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो आप देख लें, 10th क्लास में डाला है बोर के परमाणु मॉडल, साथ साथ में उसमें अबव नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉन विन्यास करना बताया गया है, तो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दी गए, तो आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना, उसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 जाएंगे और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्लोरीन में भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये रहेगा इसका नाभिक Pn, ठीक ना। और पहली कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन बता देंगे। दूसरी कक्षा में आपको सोडियम में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, यहाँ सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो आप इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। 4, 5, 6, 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं। अब आपकी तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन डालना है, क्योंकि 11 है टोटल। तो इस प्रकार से ये सोडियम का बन जाएगा। ऐसे कैसे क्लोरीन का आपको बनाना है। क्लोरीन का बनाने के लिए पहली कक्षा में 2 भरेंगे, दूसरी कक्षा में आप 8 भरेंगे और तीसरी कक्षा में आपको 7 भरना है। या 1 फिल किया है वहाँ 7 फिल करना है हमें, ठीक ना। मैग्नीशियम का देखेंगे आप 2, 8 और 2 यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर इनके परमाणु मॉडल दिए गए हैं, संरचनाएं आप इन्हें देख लें। ठीक इसी प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। इसमें देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न में पहले नंबर का क्वेश्चन दिया, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की है। दूसरे नंबर क्वेश्चन दिया, कोशिका का आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है या थैली किसे कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम है, ठीक है। और तीसरे नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयुक्त उपकरण जो कि सूक्ष्मदर्शी है, ठीक। यहाँ पर देखेंगे आप, चौथा क्वेश्चन दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, कोशिका की झिल्ली बनी होती है तो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। पांचवें नंबर के क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी कोशिका को अति पारस्परिक विलयन में रख दिया जाए तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? कोशिका सिकुड़ जाएगी, उसमें जीव द्रव कुंचन हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, सभी यूकेरियोटिक जीव हैं। इसलिए पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है, पादपों की कोशिका भित्ति हमेशा सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर इसमें हेमी सेल्यूलोज होता तो हम वो भी इसमें लगा सकते थे, ठीक। 8वें नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है, एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का बनना कहलाता है। तो ये कोशिका विभाजन के द्वारा संभव होता है। कोशिका विभाजन 2 टाइप्स होता है, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और समसूत्री कोशिका विभाजन। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर अगला 9th वाला, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, तो रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतु कोशिकाओं में भी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन अधिकतम संख्या में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और पादप कोशिका में ही पाई जाती हैं। आप इस बात को नोटिस करेंगे। इसी अध्याय से आपके विकल्प आने की संभावना है। इसमें विकल्प दिए गए हैं, बाकी खाली स्थान थे। और यहाँ देखेंगे आप 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जंतुओं के शरीर की संरचना इकाई होती है तो कोशिका। इसमें उत्तर देना है, एक वाक्य में उत्तर भी यहाँ से आना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है? मौलिक इकाई कोशिका है। और कोशिका क्या आपस में जुड़ी हुई होती हैं? बिल्कुल हाँ, होती हैं। एक बार उत्तर देना है, ठीक है। कोशिका में पाए जाने वाले घटकों के नाम लिखिए। सभी घटकों के नाम लिखे गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी का है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है, रिक्तिका है। इसमें आप जंतु कोशिका भी सम्मिलित करते हैं तो सेंट्रोसोम भी इसमें आएगा। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अभी हमने पढ़ा था खाली समय। यहाँ देखेंगे पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। राइबोसोम का किसका निर्माण करता है? तो प्रोटीन का निर्माण करता है। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है।
यहाँ 8वां क्वेश्चन दिया है, कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ने की है। 9वां क्वेश्चन है, पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, पूर्व में भी दिया गया था। 10वां क्वेश्चन है, कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो केंद्रक के द्वारा होता है। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर से रिपीट हुआ है। 12वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। और 13वां, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो स्क्लेरेन्काइमा। कोशिका किसे जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम। और जीवों का हृदय किस ऊतक का बना होता है? तो पेशी ऊतक का। ठीक ना, यहाँ पर पेशी ऊतक आया है और पेशी ऊतक के ही भाग होते हैं, हृदय पेशी वगैरह ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए सही जोड़ी बनाइए, तो सही जोड़ी बनाने में जाइलम जो होगा जल का सम्मान करेगा, फ्लोएम जो होगा वास्तव में भोज पदार्थों का सम्मान करेगा, माइट्रोकांडिया है ऊर्जा गृह कहलाएगा या पावर हाउस कहलाएगा, राइबोसोम है प्रोटीन का निर्माण करता है, और लाइसोसोम जहाँ पर होगा वो आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। गोल्जी बॉडी वो कोशिका के अंदर संगठन का कार्य करता है। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट होगा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो ये जोड़ी भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ देखेंगे अध्याय 6, ऊतक सही विकल्प चुनिए। तो इस पार्ट से भी विकल्प आने की संभावना है, इसलिए ध्यान दिए गए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाला जल संवहन ऊतक। तो इसमें जाइलम नहीं आएगा क्योंकि जाइलम का निर्माण पूरी तरह नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें लिखा गया है वाहिका। आप ध्यान रखेंगे। पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, तो पैरेन्काइमा पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर पतली भित्ति दीवार वाली हैं। ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, तो पाद में पाई जाएंगी, आहार नाल में नहीं पाई जाएंगी, आंख में नहीं पाई जाएंगी, न फेफड़ों में पाई जाएंगी। ये अनैच्छिक पेशियों के बने होते हैं जो हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है। तो एडिपोज या बसी ऊतक लिखा होगा, एडिपोज जो लिखा है उसका हिंदी अर्थ है बसी ऊतक। ठीक है ना, ध्यान रखना। और किस ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ये स्क्लेरेन्काइमा है जिसमें मृत कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। 6वें नंबर पर आप देखेंगे रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। 7वें नंबर पर जाइलम फाइबर कार्य करता है, तो सहारा देने के लिए कार्य करता है। दोनों को दो अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं स्नायु द्वारा। ठीक ना, ये आपने ध्यान रखेंगे। जिसे अपन बोलते हैं लिगामेंट, तो आप इसका लिगामेंट भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। और यहाँ फिर फ्वाजी ऊतक होते हैं वो पौधों में पाए जाते हैं। उपास्थि नहीं पाई जाती है, तो वृक्क में नहीं पाई जाएगी, नाक कान कंठ में इनमें उपास्थियां पाई जाती हैं। ठीक, यहाँ पर अस्थि की मैट्रिक्स में पाया जाता है कैल्शियम फास्फोरस, ये अस्थि की मैट्रिक्स में सम्मिलित होता है। अस्थि को बनाने कड़ा करने में मजबूती प्रदान करने में सहायता करता है। 12वां देख लेते हैं। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दिया है, तंत्रिका ऊतक का अभाव होता है। तो टेंडन में तंत्रिका ऊतक का अभाव है। ठीक है ना, नारियल का रेशा युक्त छिलका बना होता है, तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम, स्क्लेरेन्काइमा में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसे देख पा रहे हैं। और रक्त का अधात्री भाग कहलाता है, तो प्लाज्मा रक्त का अधात्री भाग है। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, पत्तियों की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छिद्रों को कहते हैं? तो स्टोमेटा कहा जाता है। अब आ गया है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, निम्नलिखित ऊतकों के नाम लिखिए। तो सबसे पहला ऊतक इसमें जो दिया गया है, ऊतक जो मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है वो है सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक। फिर है दूसरे नंबर पर ऊतक जो कि मनुष्य की पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, तो वो आप होगा कंडरा। ठीक ना, पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाला, और अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला लिगामेंट जो ऊपर देखा था हमने। ऊतक जो पौधों को भोजन संवहन करता है, तो यहाँ आ जाएगा इसमें फ्लोएम। ठीक है ना, इस प्रकार से चौथे नंबर पर ऊतक जो शरीर की वसा का संचय करता है एडिपोज या बसी ऊतक कहलाएगा। ठीक है ना, यहाँ देखेंगे। और 5वें नंबर पर तरल आधात्री सहित संयोजी ऊतक, तो वो रक्त होगा। 6वें नंबर पर आप देखेंगे मस्तिष्क में स्थित ऊतक, तो तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क में पाया जाता है। और 7वें नंबर पर ऊतक जो पौधों को जल खनिज लवण का सम्मान करता है। ठीक है ना, ये आ जाएगा जाइलम। ठीक है, इसके बाद दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाला ऊतक, तो वो आ जाएगा स्नायु या लिगामेंट ऊतक जिसे हम कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से तो अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ देखेंगे, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो वह वास्तव में गतिशील अवस्था में है। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल के नाम से जाना जाता है। 40 का उत्तर का वेग समय ग्राफ के बीच में क्षेत्रफल बताता है, विस्थापन को बताने का काम करता है। चौथा क्वेश्चन ये दिया गया है, निम्न ग्राफ के किस भाग में वेग एक समान है? तो यहाँ पर भाग में जो है ए और बी जो पार्ट्स है वहां पर वेग एक समान है।
ये यहाँ पर ए बी पार्ट्स होगा, वहाँ बेग एक समान रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ से आप देखेंगे। पांचवा पॉइंट है बेग का एसआई मात्रक क्या है, तो एसआई मात्रक आप यहाँ पर दिए गए है, तो बेग का एसआई मात्रक ये यहाँ पर आपको आंसर टिक करना है, ठीक है। अध्याय 9 के यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देख रहे हैं, तो अब अध्याय 9 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। पहले वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन की सीधे विरोध करती है, तो वह जड़त्व के कारण करती है। बल का एसआई मात्रक सब जानते हैं न्यूटन है। और असमान द्रव्यमान वस्तु, दो वस्तु के एक ही संवेग से गतिशील है, तो किसका वेग अधिक होगा, तो यहाँ पर देखेंगे हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा। यदि यह अगला चौथा नंबर का क्रिया प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं, तो दो अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है उसका संवेग होगा यहाँ पर एम भी, ठीक ना। तो संवेग का सूत्र होता है पी बराबर एम भी, तो यहाँ से आप इसे नोटिस कर लेंगे। 11वें नंबर के अध्याय 11 में यह देखेंगे कार्य ऊर्जा शक्ति में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कार्य का एसआई मात्रक यहाँ पर आपको लिखना है जूल, एसआई शक्ति का एसआई मात्रक है वाट, ठीक ना। कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति, तो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है चौथा क्वेश्चन एम द्रव्यमान तथा वस्तु भी वेग से गतिशील है, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी तो 1/2 अर्थात 1/2 mv² के नाम से जानी जाएगी। गतिज ऊर्जा का सूत्र यही है। पांचवा एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर रखी हुई है, इसमें संचित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh यहाँ पर आंसर होगा। किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। सातवां क्वेश्चन दिया गया कि एक बच्चा किसी भारी वस्तु 10 मिनट तक बल लगाकर खिसकाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वस्तु अपने स्थान से हिलती भी नहीं है। इस घटना में बच्चे द्वारा किया गया कार्य होगा वो शून्य कार्य होगा, क्योंकि विस्थापन नहीं किया गया। 8वें क्वेश्चन में दिया गया एक यूनिट विद्युत ऊर्जा काटता है 1 किलोवाट घंटा, ये आप नोटिस करेंगे। यहाँ देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है नवा क्वेश्चन है दो बच्चे जिनका भार समान है अलग अलग रास्तों पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला बच्चा ए 8 मीटर चढ़ने में 20 सेकंड का समय लेता है, दूसरा बच्चा बी 8 मीटर चढ़ने में 25 सेकंड का समय लेता है, किसकी शक्ति अधिक है। हमें बात से स्पष्ट हो रही है कि पहले बच्चे की शक्ति अधिक है, क्योंकि वो 20 सेकंड का समय ले रहा है। 10वां क्वेश्चन ऊर्जा को ना तो उत्पन्न की सकता है और ना ही नष्ट की सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकता है, इस नियम को कहते हैं। तो ये नियम वास्तव में ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाएगा, ये इसका आंसर होगा। पर मानसिक स्तर पर तथा सामाजिक स्तर तीनों पर ही निर्भर करता है, इसलिए सभी पर अपन टिक करेंगे, ये सही वाला आंसर सही रहेगा। जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित रोग इसमें से यहाँ दिखाया गया एड्स वायरस द्वारा होता है, चेचक वायरस द्वारा, जो डेंगू वायरस द्वारा, तो टाइफाइड बचा है, तो टाइफाइड पर टिक करेंगे। यहाँ दिखाया क्रॉनिक जीर्ण रोग होता है, तो ये एक प्रकार से लंबे समय के लिए होने वाले रोग हैं इसमें, तो ये आंसर इसके लिए ठीक है। चौथे नंबर पर दिया गया है काला आजार रोग फैलता है जीवाणु से, विषाणु से, शैवाल से, कवक से, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा जीवाणु से। एड्स रोग फैलता है, तो ये सीधे सीधे वायरस विषाणु से फैलता है। मनुष्य स्वास्थ्य पर दीर्घ व गंभीर प्रभाव डालने वाले कारण है तंबाकू का चबाना, ठीक है ना। किसी संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने पर फैलने वाली बीमारियां, इन चारों में से आपको मिलेगा नाक बहना और छींक आना, ठीक ना। यदि आप किसी प्रदूषित या कम वृक्षारोपण वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो कौन सी बीमारी के शिकार हो सकते हैं, हम वायु जनित बीमारी के शिकार हो सकते हैं, ठीक। नवा क्वेश्चन है अच्छे मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक, अच्छे मानव के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो शुद्ध आवास भी जरूरी है, संतुलित आहार जरूरी है, शुद्ध पानी जरूरी है, अर्थात सभी जरूरी है, इसलिए इसका उत्तर होगा सभी। मनुष्य में त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं, तो त्वचा संबंधी बीमारियां कवक से होती हैं, निश्चित है, आप यही टिक करेंगे। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में बीमारियों को ले जाने वाला जीव कहलाता है, तो ये वाहक होते हैं, कैरियर कहलाते हैं। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, अगर हिंदी में प्रतिजैविक लिखा आता है तो आप उसे टिक करेंगे। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग, तो एनीमिया इसमें ये रोग होता है, तो आप एनीमिया को ही टिक करेंगे, ठीक। 14वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, तो कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर देखिए मलेरिया नहीं है, पीलिया नहीं है, हेमोफिलिया नहीं, रेबीज रोग कुत्ते के काटने से होता है।
इसके बाद ये एक बात में उत्तर दीजिए, तो रोगी को किस बीमारी में जल से डर लगता है? हाइड्रोफोबिया, जिसे कहा जाता है रेबीज। WHO का पूरा नाम लिखेंगे आप तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर वो वर्ड पूछता है तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है। WHO का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर के काटने से होने वाला रोग रेबीज रोग ही है, जो कुत्ते इनके काटने से होता है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, संतुलित आहार न मिलने की स्थिति में क्या होता है? तो कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। जल कठोर क्यों होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट लवण के कारण। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी रोग है। मसूड़ों में सूजन दर्द किस विटामिन की? विटामिन सी की कमी से होता है। डेंगू नामक रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडिस मच्छर के काटने से होता है। इसके बाद है रिक्त स्थान, ये भी इस पार्ट में से आने की संभावना है। तो कुपोषण से रोग होता है, तो कुपोषण से रोग होता है हीनता जन्य रोग, तो हीनता जन्य रोग इससे कुपोषण की कमी से होता है, कुपोषण से होता है। और BCG का टीका खालिस्तान रोग में लगाया जाता है, तो तपेदिक रोग में लगाया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा मौजूद होने से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर आप भर देंगे। मलेरिया रोग खालिस्तान मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। एड्स रोग होने पर मानव का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, यहाँ पर आप ये फिल करेंगे, ठीक ना। घेंगा रोग की कमी से, तो आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, यहाँ पर आयोडीन फिल कर देंगे। प्रोटीन का कार्य शरीर में वृद्धि करना होता है, तो आप ये शरीर की वृद्धि लिख देंगे। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर, यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, तो आप वो यहाँ पर फिल कर देंगे। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद देखते हैं सही जोड़ी बनाइए, तो सही जोड़ी में आपके सामने यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन के रूप में दी गई जोड़ी है, तो यहाँ पर सही जोड़ी के सामने आप देख लीजिए। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला है। एड्स है HIV वायरस के कारण। टीबी है बैक्टीरिया के कारण। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया उसमें होता है, तो आप नाम भी इसमें दे सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ये नाम भी इसमें दे सकते हैं। इसके बाद इसी चैप्टर में सत्य असत्य भी दिए गए हैं, तो आप इन्हें भी देख लें एक बार। तो WHO की स्थापना सन 1948 में हुई थी, ये सत्य है। हैजा, टीबी आदि असंक्रामक रोग हैं, तो ये असत्य है। पत्तियों में छेद होना कवक जनित रोग है, तो ये सत्य है। और यहाँ पर भोजन में उपस्थित वसा कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये सत्य है। इनके आंसर यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएंगे, यहाँ से आप इनके आंसर दे सकते हैं। अध्याय 10 जो कि छूट चुका था उसे हम देख लेते हैं। अध्याय 10 जो है गुरुत्वाकर्षण है, उससे संबंधित वस्तु क्वेश्चन आना है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है भार का एसआई मात्रक, तो न्यूटन भार का एसआई मात्रक है, ठीक है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? यदि इनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो फिर ये 1/4 रह जाएगा, ठीक है ना, घट जाएगा दूरी दुगनी होने से। यहाँ देखेंगे हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का एसआई मात्रक, यहाँ पर सार्वत्रिक ये यहाँ पर लिखा न्यूटन वर्ग मीटर, ठीक है, किलोग्राम प्रति किलोग्राम में आएगा आंसर, तो यहाँ से आप ये इसको चुन लें, ठीक। तो इसके बाद है किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो ये चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान 12 किलोग्राम ही होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान 12 किलोग्राम, वस्तु का द्रव्यमान 12 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि ये अंतर आता है तो वो केवल भार में अंतर आता है, न कि द्रव्यमान में अंतर आता है। द्रव्यमान तो उतना ही रहता है, तो आप ये यह ध्यान रखेंगे। यहाँ देखते हैं किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? तो ये देखिए इसमें 6 गुना 1/6 जो होता है उसका मान हो जाएगा, मतलब 1/6 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा 6 का भाग लग गया है, तो 5 न्यूटन इसका भार रह जाएगा, ठीक ना, वस्तु पर पृथ्वी पर चंद्रमा पर। गुरुत्वीय बल का मान निम्न में से कहाँ अधिक होगा? तो पृथ्वी की सतह के ध्रुवों पर अधिक होगा। गुरुत्वाकर्षण बल ये क्षीण बल है एक प्रकार का, ठीक, ना कि प्रबल अत्यधिक है, बल्कि क्षीण बल के रूप में जाना जाता है। और गुरुत्वाकर्षण नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो वो न्यूटन के द्वारा। और यहाँ आप देख पाएंगे इसमें नीचे अगला क्वेश्चन,
7वें क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। गुरुत्वाकर्षण बल है तो गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है। और 8वें नंबर पर गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो न्यूटन ने प्रस्तुत किया इसे। निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है हमें पृथ्वी से बांधे रखता है? वो पृथ्वी के चारों ओर में गति करने वाला। और समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारक बल, तो ये उपरोक्त तो सभी आएगा, सभी है इसमें। गुरुत्वीय त्वरण जी के लिए सही संबंध है। गुरुत्वीय त्वरण जी के लिए सही संबंध यही दिया गया है जो पहले नंबर पर आपको मिलेगा, ये मिल सकता है, यहाँ पर दिया गया है। अध्याय 14 प्राकृतिक संपदा, यहाँ से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है, ये देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कारक प्रकृति में मृदा के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है? तो पॉलिथीन बैग, ये आवश्यक नहीं है। सूर्य, जल, वायु के द्वारा मृदा निर्माण आवश्यक है, हो सकता है, लेकिन पॉलिथीन बैग के द्वारा नहीं। वायुमंडल में ऑक्सीजन किन रूपों में पाई जाती है? तो ओजोन ऑक्सीजन के रूप में पाई जाती है। प्रकृति में पाए जाने वाले जल चक्र में कौन सा पद नहीं पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण का नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव गैस नहीं है? तो अमोनिया ग्रीन हाउस प्रभाव गैस नहीं है। 5वें नंबर पर देखते हैं हम यहाँ पर। उत्तम मृदा में उपस्थित होता है ह्यूमस, जीवित जीव और मृदा कण उपस्थित होते हैं। मृदा में खनिज का मुख्य स्रोत होता है चट्टानें, जिनसे मृदा निर्मित होती है, वो इसमें मुख्य स्रोत के रूप में पाया जाता है। यहाँ देखेंगे 7वें नंबर पर, पृथ्वी की जल द्वारा आवृत ढकी हुई कुल सतह होती है 75% है, ठीक ना। 75% भाग में जल पाया जाता है। और यहाँ पर वायुमंडल में ऑक्सीजन मुख्य रूप से वापस आ जाती है, जो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही संभव है। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन वापस आए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में गैस मुक्त होती है इसलिए, ठीक ना, पेड़ पौधों द्वारा। मृदा अपरदन को रोका सकता है, तो मृदा अपरदन को यहाँ पर देखिए उपरोक्त उर्वरकों का उपयोग करके नहीं, पशुओं को देख चराई करके नहीं, तो वनीकरण द्वारा होता है, वनों को लगाकर वृक्षारोपण करके। ऑक्सीजन किसके लिए हानिकारक है? तो ऑक्सीजन वास्तव में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया के लिए हानिकारक है। वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्य नहीं कर पाते हैं। ओजोन छिद्र का अर्थ है, तो ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन परत में बड़े आकार का छेद होना, ओजोन परत का पतला होना, ठीक ना, या क्षीण होना। तो ओजोन परत का बड़ा छेद होने से तात्पर्य नहीं, ओजोन परत का पतला होना, क्षीण होना ही ओजोन परत में छेद से तात्पर्य दर्शाता है। अगला क्वेश्चन 12वां, ओजोन परत में छिद्र का कारण यहाँ पर बताया गया है। तो वाहनों का अधिक उपयोग, अधिक संख्या में कारखानों का निर्माण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वनों की कटाई। तो यहाँ पर तीसरा नंबर है सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC जिसे हम जानते हैं। तो CFC नाम से ये कार्बन है, वो वास्तव में ओजोन को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, नष्ट कर रहा है। ये हैं अभी तक के सारे अध्याय जो इसमें सम्मिलित किए गए हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। उन सभी के विकल्प, OT और खाली स्थान, जो कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के नाम से जाने जाते हैं, सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं। अगले वीडियो में इसी क्रम में मैं लेकर आऊँगा आपको 2 अंक के क्वेश्चन, जो कि जिन अध्यायों से 2 अंक के क्वेश्चन आना है कक्षा 9 विज्ञान विषय में वार्षिक परीक्षा में, वो 2 नंबर के क्वेश्चन आपको कल वीडियो में या परसों के वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अब तक आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका लाभ मिल सके।